बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे अपना लेसन नंबर 19 और आज के सबक में हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में इंशाअल्लाह तफसील के साथ। लेकिन उससे पहले हम रिवाइज करना चाहेंगे जो कुछ हमने कल पढ़ा है। कल हमने जो पढ़ा था वो सब था पास्ट इंडेफिनिट के बारे में, और हमने बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट किसे कहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट ऐसे जुमलों को कहा जाता है जिनके आखिर में आया, खाया, गया वगैरह आए। इसी तरह से ऐसे जुमले जिनके आखिर में आया था, खाया था, गया था वगैरह आए, उनको भी हम क्या कहेंगे? पास्ट इंडेफिनिट। इसी तरह से ऐसे जुमले जिनके आखिर में आता था, खाता था, जाता था वगैरह आए। तो ये तीन अलामतें हैं, तीन निशानियां हैं पास्ट इंडेफिनिट की। इनमें से कोई भी एक आ जाएगा तो उसको हम बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। आगे हमने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट के बारे में कि इनका इस्तेमाल हम कब करते हैं। इनका इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हम किसी काम को बतलाते हैं जो कि माजी में हुआ था, उसको बतलाने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से हमारी कोई आदत थी जिसको हम माजी में करते थे, गोया कि ये भी माजी से मुतालिक है लेकिन आदत से जुड़ जाती है बात, तो उस बात को बतलाने के लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। काइंड्स ऑफ पास्ट इंडेफिनिट के बारे में हमने क्या बताया था? इसकी कुल 4 किस्में होंगी। पहले को हम नाम देंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब आप जानते हैं जिसमें नहीं और सवाल ना हो। दूसरी किस्म है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब जानते हैं जिसमें नफी या नहीं हो। इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब आप जानते हैं जिनमें सवाल किया गया हो। और चौथी किस्म है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसका मतलब होता है ऐसे जुमले जिनमें सवाल भी किया गया और उसमें नफी या नहीं हो। आगे हमने बताया था कि इसका हेल्पिंग वर्ब डिड है, और ये डिड इसका इस्तेमाल हर किसी के साथ होगा सिवाय पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव के। सो पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस दीगर वर्ड्स। ये आपका स्ट्रक्चर होगा अफर्मेटिव में, और ये स्ट्रक्चर आप फॉलो करेंगे। और मैंने बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव की ये एक बहुत बड़ी किस्मत कह सकते हैं या बदबख्ती आप कहें अगर आप नाराज हैं तो, वो ये है कि सिर्फ सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल कहीं भी अगर होगा तो वो होगा पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है, अगर हम नेगेटिव की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो कि डिड है, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स का हम इस्तेमाल करेंगे। तो स्ट्रक्चर है आपका नेगेटिव का। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इंट्रोगेटिव में होगा। अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब जो कि डिड है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इसका स्ट्रक्चर है और इसी स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना है। और मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी अफर्मेटिव हो, कोई भी नेगेटिव हो, कोई भी इंट्रोगेटिव हो, कोई भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, सारे जुमलों में इसका स्ट्रक्चर यही होगा। तो जितने भी आप अंग्रेजी ग्रामर पढ़ेंगे, जितनी भी अंग्रेजी जुमले आप पढ़ेंगे, अगर उसमें फेल पाया जा रहा है तो लाजिम है कि यही स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, बस हेल्पिंग वर्ब बदलेगा, वर्ब की शक्लें बदलेंगी, सब्जेक्ट बदलेगा, लेकिन इनकी जगहें नहीं बदलेंगी। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है, यही असल है बस, और कुछ नहीं। बाकी वो सब नाम है जिनको हम पहचानने के लिए बस पढ़ते हैं, बाकी और कोई इनकी हकीकत नहीं है। अब हम अपने दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं जो कि अल्फाज मानी पर मुश्तमिल है, और हम सबसे पहले इंग्लिश से उर्दू अल्फाज मानी की प्रैक्टिस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। इन्फ्लेमेशन, सूजन, इंसोम्निया, बेखाबी, इच, खुजली, जॉन्डिस, यरकान जिसे आप पीलिया कहते हैं, पीलिया, लीन दुबलापन, लेपर्सी लेपर्सी, कोढ़, लॉक जॉ, लकवा, लूनेसी दीवानगी या पागलपन, मलेरिया मलेरिया, लूज मोशन, दस्त,
अब हम आगे चलते हैं और अल्फाजों मानी लेते हैं उर्दू से इंग्लिश। मोटापा, अबीसिटी, इसको क्या पढ़ेंगे आप? अबीसिटी। फालिज, पैरालिसिस, ये क्या है? पैरालिसिस। हम इसको पैरालाइज पढ़ते हैं बट ये पैरालिसिस है, पैरालिसिस। बवासीर, फाइल्स, फुंसियां, पिंपल्स। अब पिंपल कर देंगे तो फुंसी हो जाएगा। ताउन, प्लैक, निमोनिया, न्यूमोनिया, न्यूमोनिया। टांगों का फालिज, पोलियो। पीप, पस, दाद, रिंगवॉर्म, दिल का दौरा, हार्ट अटैक। आगे चलते हैं। स्मॉल पॉक्स, चेचक, स्प्रेन, मोच, स्टोन, पथरी, सनस्ट्रोक, लू लगना, टॉन्सलाइटिस, गले की सोजिश, टूथेक, दांत का दर्द, ट्यूबरक्यूलोसिस, ट्यूबरक्यूलोसिस, तबदक या टीबी, वॉर्ट, मस्सा, व्हीपिंग कफ, काली खांसी, वोमिट, कै यानी उल्टी, वूंड, जख्म। तो ये हमारे बीमारी से मुतालिक अल्फाज मानी थे जो यहाँ पर आज ख़त्म हो गए। अगर आप देखेंगे तो इसमें जितनी भी आपको लिखाए गए हैं इनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी रोज़ाना की ज़िंदगी में, तो इन चीज़ों को आप याद करके रखें प्लीज़। आगे चलते हैं, अफ़ाल लेते हैं। अब्यूज़, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड, गाली देना। एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, कबूल करना। एक्यूज, एक्यूज्ड, एक्यूज्ड, इल्ज़ाम लगाना। एक, एक्ड, एग्ड, दर्द करना या दुखना। अचीव, अचीव्ड, अचीव्ड, पाना। एक्वायर, एक्वायर्ड, एक्वायर्ड, हासिल करना। एक्ट, एक्टेड, एक्टेड, अदाकारी करना या काम करना। एक्टिवेट, एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड, हरकत में लाना या चालू करना। एड, एडेड, एडेड, जोड़ना। एड्रेस, एड्रेस्ड, एड्रेस्ड, तकरीर करना, खिताब करना, मुखातब करना। ये हमारे अफ़ाल थे। अब हम आगे चलते हैं और डेली यूज सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। एवरीथिंग इज ऑल राइट, उर्दू में हम कहेंगे सब कुछ ठीक ठाक है। एवरीथिंग वॉज गोइंग एज प्लान्ड, सब कुछ मंसूबे के मुताबिक चल रहा था। एक्सक्यूज मी, गुस्ताखी माफ करें। तो एक्सक्यूज का इस्तेमाल होता है जब हम किसी को मुखातब करते हैं। मान लीजिए रास्ते में कोई खड़ा है, आप उससे साइड मांगना चाहते हैं तो आप एक्सक्यूज मी कहते हैं, तो उसका मतलब होगा माफी चाहता हूं, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, ये माना यहाँ पर निकल के आ रहा। फॉलो मी, मेरे पीछे आइए। फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए।
आगे लेते हैं उर्दू से इंग्लिश। आशनाई करना आसान है लेकिन निभाना मुश्किल है। आशनाई करना है दोस्ती करना, पहचान बनाना। फ्रेंडशिप्स आर सून मेड बट रेयरली राइपेंड। उमूमन, जनरली। दफा हो जाओ, गेट लॉस्ट। आप बहुत जल्दी आ गए, यू केम वेरी अर्ली। मेरी नजरों से दूर हो जाओ, गेट आउट ऑफ माई साइट। तो ये जुमले थे जिनकी हमने प्रैक्टिस की। हम आगे चलते हैं और रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं और हम आपको पढ़कर बताएंगे कि कैसे इनको सही तरीके से पढ़ा जाए। लेकिन उससे पहले हम आपसे सुनना चाहेंगे खुर्शीद खान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। A man come out of his home to admire his new truck. To his puzzlement, his 3-year-old son was happily hammering dents into the shiny paints of the truck. The man ran to his son, knocked him away, and hammered the little boy's hands into pulp as punishment. When the father calmed down, he rushed his son to the hospital. Although the doctor tried desperate- desperately to save the crushed bone, he finally had to amputate fingers from boy's both hands. ओके, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। आगे चलते हैं और हम सुनते हैं तनवीर मलिक। Bismillahirrahmanirrahim. When the boy woke up from the surgery and saw his bandage stuck, he innocently said, "Daddy, I am sorry about your truck." Then he asked, "But when are my fingers going to grow back?" The father went home and committed suicide. Think about this story the next time someone steps to your feet or you wish to take revenge. Think first before you lose your patience with someone you love. Trucks can be repaired, broke bones and hurt feelings often can't. Too often we fail to recognize the difference between the person and the performance. We forget that forgiveness is greater than revenge. People make mistakes. We are allowed to make mistakes. But the action we take while in a race will hunt us forever. Use and ponder. Think before you act. Be patient. Forgive and forget. Love one and all. ओके, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। ओके गाइज, आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने काफ़ी अच्छी कोशिश की। अब मैं एक बार पढ़ता हूँ और जो आम गलतियां लोग करते हैं उनको बताऊंगा और फिर इंशाल्लाह आप उसकी सलाह करेंगे। A man came out of his home to admire his new truck. To his puzzlement, his 3-year-old son was happily hammering, इसको लोग पढ़ते हैं hammering, no, happily hammering dents into the shiny paint नहीं पढ़ेंगे, paint of the truck. The man ran to his son, knocked him away, and hammered the little boy's hands into pulps as punishment. आगे है, when the father calmed down, he rushed his son to the hospital. Although the doctor tried desperately to save the crushed bones, लोग इसको बून पढ़ते हैं जो कि गलत है, bones, he finally had to amputate. ये क्या है? amputate. अम्प्यू नहीं होगा, amputate नहीं होगा, क्या होगा? amputate fingers from boys both hands. तो ये कुछ गलतियां थी, एक बार फिर से पढ़ता हूं। A man came out of his home to admire his new truck. To his puzzlement, his 3-year-old son was happily hammering dents into the shiny paint of the truck. The man ran to his son, knocked him away, and hammered the little boy's hands into pulps as punishment. When the father calmed down, he rushed his son to the hospital, although the doctor
tried desperately to save the crushed bones, he finally had to amputate fingers from boy's both hands. अब हम आगे चलते हैं और दूसरे हिस्से को पढ़ते हैं. When the boy woke up from the surgery and saw his bandaged steps, he innocently, not innocently, हम लोग इंडियन लोग innocently पढ़ते हैं, जबकि क्या है, innocently said, Daddy, I'm sorry about your truck. Then he asked, but when are my fingers going to grow back? The father went home and committed suicide. हम इसको पढ़ते हैं suicide, क्या पढ़ते हैं, suicide, but यह है suicide. Think about this story the next time someone steps on your feet or you wish to take revenge. Again, think first before you lose your patience with someone you love. Tracks can be repaired, broke bones and hurt feelings often can't. Too often we fail to recognize the difference between the person and the performance. We forget that forgiveness is greater than revenge, not revenge. Revenge. हम इसको पढ़ेंगे revenge. People make, not make. Make, थोड़ा सा आप खींचेंगे. Make mistakes, not mistakes. Mistakes. We are allowed to make mistakes, but the actions we take while in a rage will haunt, not haunt. Haunt us forever. Pause. इसको क्या बोलेंगे? Pause. Pause हम लोग पढ़ते हैं. Actually देखिए ना, वीडियो pause कर दो. Pause नहीं है, pause. Pause. वही pause को जो आप साउंड करते हैं ना, pause देना फोटो के लिए वही है, लेकिन बस स्पेलिंग में फर्क है, प्रोनाउंसिएशन करीब करीब है. Pause and ponder. Think before you act. Be patient. Forgive and forget. Love one and all. तो ये है आपका सही तलफ़ुज़. एक बार फिर से मैं रवानगी के साथ पढ़ता हूँ और आप लोग देखेंगे, अपनी सलाह करेंगे इंशाल्लाह. When the boy woke up from the surgery and saw his bandaged stubs, he innocently said, Daddy, I'm sorry about your truck. Then he asked, but when are my fingers going to grow back? The father went home and committed suicide. Think about this story the next time someone steps on your feet or you wish to take revenge. Think first before you lose your patience with someone you love. Tracks can be repaired, broke bones and hurt feelings often can't. Too often we fail to recognize the difference between the person and the performance. We forget that forgiveness is greater than revenge. People make mistakes, we are allowed to make mistakes, but the actions we take while in a rage will haunt us forever. Pause and ponder. Think before you act. Be patient. Forgive and forget. Love one and all. तो ये हमारी रीडिंग प्रैक्टिस है. अब हम आगे चलते हैं और हम ग्रामर की एक्सरसाइज करेंगे. बहुत ही आसान है. सबसे पहले हमें उर्दू में तर्जुमा करना है. तो पहला जुमला है I did not call you yesterday because I was busy. इसमें दो जुमले हैं. पहला I did not call you yesterday, दूसरा because I was busy, right? तो हम कहेंगे मैंने कल तुम्हें फोन नहीं किया. मैंने कल तुम्हें फोन नहीं किया था. ओके, यहाँ पे था आगे पीछे हो गया है, क्योंकि मैं मसरूफ था या मैं मशगूल था. तो I did not call you yesterday, मैंने कल तुम्हें फोन नहीं किया था. Because I was busy, कि मैं मसरूफ था, मशगूल था, मैं बिजी था. अगला जुमला है ज़ियाद सेंड मी अ मैसेज एट 1 PM. तो हम कहेंगे ज़ियाद ने मुझे 1 बजे मैसेज किया, या आप कह सकते हैं मुझे 1 बजे मैसेज भेजा. मैसेज करना भी इस्तेमाल होता है, मैसेज भेजना भी होता है, तो दोनों एक ही माना है, वही बात होती है मिला करके. अगला जुमला है आपका डिड आयशा अटेंड टुडेज प्रोग्राम. तो हम कहेंगे क्या आयशा ने आज के प्रोग्राम में शिरकत की थी, या आपने कर दिया है. अगर आयशा ने प्रोग्राम में शिरकत की तो भी सही होगा, बस आपने थी का इस्तेमाल किया ताकीद लाने के लिए. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो जुमला है ये डिड से स्टार्ट हुआ, इसलिए हमने क्या स्टार्ट किया, क्या आयशा ने आज के प्रोग्राम में शिरकत की थी, क्या से स्टार्ट किया है. अगला जुमला है वाई डिड मैम नॉट कम टू द क्लास. तो हम कहेंगे मैम क्लास क्यों नहीं आई.
आप कह सकते हैं क्यों नहीं आई थी। अगला जुमला है व्हेन डिड दे हैव द पार्टी। हैव द पार्टी का मतलब होता है पार्टी करना। ओके, तो हम कहेंगे उर्दू में उन लोगों ने पार्टी कब की थी। उन लोगों ने पार्टी कब की थी, या उन सब ने पार्टी कब की थी, या उन्होंने पार्टी कब की। बगैर थी के भी आप ला सकते हैं, कब की या कब की थी, दोनों सही होगा। हमारे अगले जुमले हैं डिड योर ग्रैंडमदर पास अवे। तुम कहेंगे क्या आपकी नानी का इंतकाल हो गया, या आप कहेंगे क्या आपकी दादी का इंतकाल हो गया। दोनों में से कोई एक भी चल जाएगा। अगला जुमला है डिडंट दे पे द डेब्ट। यहाँ पे देख सकते हैं डिडंट, चूंकि हमने एक साथ मिला दिया इसलिए हमने डिडंट कहा है। ओके, वरना ये डिड ही नॉट। ओके, डिडंट ही पे द डेब्ट, तो कहेंगे क्या उसने कर्ज अदा नहीं किया, क्या उसने उधार अब तक वापस नहीं किया। ये भी कह सकते हैं क्या उसने उधार वापस नहीं किया। पे माने अदा करना होता है, वापस करने के माने भी आप ले सकते हैं। पे डेब्ट उधार देना, अदा करना मतलब वापस करना। अगला जुमला है डिड यू ड्रिंक वाटर फ्रॉम माई ग्लास। तुम कहेंगे क्या तुमने मेरे गिलास से पानी पिया था। अरे वो तो गंदा था यार, क्यों पी लिया, मैंने धुला नहीं था। इस सेंस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली मिसाल है आई स्पोक इंग्लिश व्हेन आई वाज इन क्लास 10। तो हम कहेंगे जब मैं 10वीं जमात में था तो मैं अंग्रेजी बोलता था। यहाँ पर दो जुमले हैं, आई स्पोक इंग्लिश व्हेन, ये एक जुमला हो गया, व्हेन आई वाज इन क्लास 10 ये दूसरा जुमला है। तुम कहेंगे जब मैं 10वीं जमात में था तो मैं अंग्रेजी बोलता था। इसका क्या मतलब होगा कि यहाँ पर आप किसी की आदत, वो अपनी आदत को बतला रहा है। आप नहीं कहेंगे कि जब मैं 10वीं जमात में था तो मैंने अंग्रेजी बोला था, थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि इस तरह के जुमले हम इस तरह पर इस्तेमाल नहीं करते हैं। ओके, अगर कोई पूछ ले कि पहली बार कब बोले थे तो ये आप हो सकता सही हो, बट इस कॉन्टेक्स्ट में ऐसा नहीं होगा कि 10वीं जमात में पहुंचकर मैं अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया था। ठीक है, वहां पर मैं जब इस क्लास में था तो अंग्रेजी बोलता था। अगला जुमला है ही स्टार्टेड स्पीकिंग अरबिक व्हेन ही वाज इन क्लास 5। तो हम कहेंगे उसने अरबी बोलना उस वक्त शुरू किया। ये भी दो सेंटेंस हैं, ही स्टार्टेड स्पीकिंग अरबिक, तो कहेंगे उसने अरबी बोलना शुरू किया कब, व्हेन उस वक्त, या जब, ही वॉज इन क्लास 5 जब वो क्लास 5 में था, 5वीं जमात में था। तो उस वक्त इसलिए आया हुआ है क्योंकि जब के साथ तो जब हम इस्तेमाल करते हैं, कोई जुमला बनाते हैं, एक साथ कोई काम होता है तो उस वक्त हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं ना। उस वक्त गया जब तुम बीमार थे, इस तरह है ना। आई केम व्हेन यू आर इल, तो इसलिए उस वक्त का यहाँ पर कोई इंग्लिश नहीं है। व्हेन ही का माना होगा उस वक्त जब। ठीक है, तो यहाँ पर उस वक्त को आप एक्स्ट्रा माने में लेंगे, जो कि इंग्लिश में यहाँ पे नहीं, एट दैट टाइम नहीं कहेंगे कि ही स्टार्टेड स्पीकिंग अरबिक एट दैट टाइम व्हेन ही वाज इन क्लास 5। नो, इस तरह का कोई जुमला नहीं होता है। तो हम कहेंगे उसने अरबी बोलना उस वक्त शुरू किया जब वो 5वीं जमात में था। तो ये आपकी प्रैक्टिस है या आपका होमवर्क है इंग्लिश से उर्दू। अब हम आगे चलते हैं, इंग्लिश में तर्जुमा करेंगे उर्दू से इंग्लिश। पहला हमारा जुमला है मैंने तुम्हारी इज्जत की लेकिन तुमने मुझे गाली दी। तुम कहेंगे आई रिस्पेक्टेड यू बट यू अब्यूज्ड मी। इसमें दो जुमले हैं, राइट। मैंने तुम्हारी इज्जत की लेकिन तुमने मुझे गाली दी, तो यू अब्यूज्ड मी, दोनों पास्ट में है। अगला जुमला है क्या आज तुम स्कूल नहीं गए थे। तुम कहेंगे डिडंट यू गो टू स्कूल टुडे। अब यहाँ पर थे की वजह से आप वाज यू नॉट वेंट टू स्कूल नहीं कहेंगे। याद रखें, लोग गलती करते हैं इसमें, और बहुत सारे लोगों को आप पाएंगे अगर आप ये जुमला दे देंगे अच्छे खासे नहीं बता पाएंगे। मैं तो सच बता रहा हूं। तो इसकी 3 अलामतें, सिर्फ एक ही अलामत नहीं, गए नहीं है बल्कि और भी हैं। तो ये भी बहुत अहम चीज है। क्या आज तुम स्कूल नहीं गए थे, डिडंट यू गो टू स्कूल टुडे। अगला जुमला है हमारा तुम्हारे बेटे ने कल आपको फोन किया था, यानी आपके बेटे का कल फोन आया था। ये माना होगा उर्दू में अच्छे में, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हमने किया है। तुम कहेंगे योर सन कॉल्ड यू यस्टरडे। ओके, फोन भी आप कर सकते, फोन यू यस्टरडे, फोन किया था, फोन आया था उसका। हमारा अगला जुमला है हम लोगों ने मेहनत की लेकिन फेल हो गए। दो जुमले हैं, हम लोगों ने मेहनत की, दूसरा फेल हो गए लेकिन। तो हम कहेंगे वी वर्कड हार्ड बट फेल्ड। ठीक है, दो फेल है तो हम दोनों को लाएंगे। हमारा अगला जुमला है आयशा तुमने अपने स्कूल का काम क्यों नहीं पूरा किया। तो हम कहेंगे आयशा
वाई डिड यू नॉट फिनिश योर स्कूल वर्क। फिनिश और कंप्लीट के मायने भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ करना हो क्यों नहीं किया तो आप कहेंगे वाई डिड यू नॉट डू योर स्कूल वर्क। लेकिन पूरा करने का मतलब होगा कंप्लीट, तो हम कहेंगे आयशा वाई डिड यू नॉट कंप्लीट योर स्कूल वर्क। इसी तरह से हम फिनिश का भी माना इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर फिनिश ला सकते हैं, कंप्लीट भी ला सकते हैं। अगर आप सिर्फ करने का माना देना चाहते हैं तो आप डू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि वाई डिड यू नॉट इस्तेमाल किया हमने, यानी नॉट को हमने कहाँ इस्तेमाल किया, यू के बाद, सब्जेक्ट के बाद। आप वाई डिडंट यहाँ पे डिड नॉट ला सकते हैं, लेकिन वही शर्त होगी कि आप इसको शॉर्ट ही पढ़ेंगे। ओके, तो आप कहेंगे वाई डिडंट यू नॉट फिनिश योर होमवर्क। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो स्कूल के काम को आप होमवर्क के मानो भी आप ले सकते हैं, चूंकि स्कूल में जो काम दिया जाता है उसको होमवर्क का नाम ही दिया जाता है। तो अगर आपने होमवर्क लिखा है तो भी ठीक है, और स्कूल का काम अगर आपने लिखा स्कूल वर्क या स्कूल टास्क भी अगर आपने लिखा है तो भी सही होगा। अल्फाज मानी मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए जुमला आपका, और आपकी बात सही होनी चाहिए, सामने वाला क्या कह रहा है। हमारे अगले जुमले हैं, तुम लोगों ने जैद को क्यों मारा। तुम कहेंगे वाई डिड यू बीट जैद। ठीक है, तुम लोगों ने, ये यू में आ जा रहा है प्लूरल के माने में, पीपल आने की आपको जरूरत नहीं है। हमारा अगला जुमला है, क्या तुम लोगों ने ये बात नहीं सुनी। तो हम कहेंगे डिड यू नॉट हियर दिस टॉक। तो यहां पर मैंने टॉक लिख दिया, वैसे इस्तेमाल नहीं होता, हम यही बोलते डिड नॉट हियर दिस और डिड नॉट हियर इट। वो कॉन्टेक्स्ट यानी आपको किस सियाक में बात कर रहे हैं, पहले बात रही होगी ना। बहुत सारी मिसाल आपको मिलेंगी, नहीं समझ में आएंगी कि हम कहाँ बोलते हैं इसको, लेकिन इसको बोलते हैं जब हम इसको जोड़ेंगे किसी जुमले से। अब अगर हम पूरा पैराग्राफ दे देंगे तो दिक्कत होगी, तो एक एक जुमला लेकर आ रहे हैं आपको आपकी आसानी के लिए। तो कहेंगे क्या तुम लोगों ने ये बात नहीं सुनी, डिड यू नॉट हियर दिस, लेकिन दिस टॉक मैंने ले आया ताकि आसान हो आपके लिए। तो अगर आपने इट कहा है, दिस कहा है या दिस टॉक कहा है तो सही हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। आगे चलते हैं, नूरा ने आज अपने शौहर को खाना नहीं दिया था। तो हम कहेंगे नूरा डिड नॉट गिव और सर्व फूड टू हर हस्बैंड टुडे, कि नूरा ने आज अपने शौहर को खाना नहीं दिया था, बहुत नाराज थे वो अपने शौहर से। अगला जुमला है, जैद पहले बहुत रोता था। तो हम कहेंगे जैद वेप्ट अ लॉट बिफोर, कि पहले यानी जब छोटा था उसकी वक्त बात हो रही है कि पहले बहुत रोता था, तो कहेंगे जैद वेप्ट अ लॉट बिफोर, बहुत रोता था वो। अगला जुमला है, रुकैया क्या तुमने मुझे कल फोन किया था। मैं उठा नहीं पाया, फोन आया था शायद आपका। तो कहेंगे रुकैया डिड यू कॉल मिस्टर डे। तो ये हमारी प्रैक्टिस हुई ग्रामर की। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपना सबक नंबर 19, जो कि है फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। लेकिन हम उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ताकि हम फ्रेश हो जाएं। ओके गाइज, हमने ब्रेक ले लिया, अब हम आगे चलते हैं और हम अपना आज का सबक शुरू करने जा रहे हैं, जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में है। फ्यूचर इंडेफिनिट क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट ये फ्यूचर में जो जुमले बनाए जाते हैं उनमें से एक है। फ्यूचर में जो जुमले बनाए जाते हैं उनकी कुल 4 किस्में हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इंडेफिनिट भी उन्हीं में से एक है, और आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे ही में पढ़ाई करेंगे। और इनमें से हर एक की 4 किस्में हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो आज हम जो बात करेंगे, हमारी जो बात होगी फ्यूचर इंडेफिनिट अफर्मेटिव, फ्यूचर इंडेफिनिट नेगेटिव, फ्यूचर इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव, फ्यूचर इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो गोया कि ये इसी से जुड़ा हुआ है। ओके, सवाल पैदा होता है फ्यूचर इंडेफिनिट किस तरह के जुमले को कहा जाएगा, किन तरह के जुमलों को हम फ्यूचर इंडेफिनिट का नाम देंगे। तो इसका सीधा सा बहुत छोटा सा जवाब है कि हर वो जुमला जिनके आखिर में गा, गी, गे आए उनको हम कहेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में है।
ओके, जैसे आप कहते हैं मैं कल घर जाऊंगा, आप कहते हैं क्या तुम मेरे साथ जामिया चलोगे, आप कहते हैं आयशा आज क्लास नहीं आएगी। आप देख सकते हैं कि इस तरह के जुमले क्या कहलाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट कहलाएंगे, क्योंकि इनमें गा गी गे आया हुआ है। फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल हम कब करेंगे, हमेशा तो करते नहीं है, कभी हम प्रेजेंट बोलते हैं, कभी पास्ट बोलते हैं, कभी फ्यूचर बोलते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल हम कब करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट का पहला इस्तेमाल हम करेंगे वो काम जो मुस्तकबिल में होगा। पहली बात तो ये कि जो भी काम फ्यूचर में होगा हम फ्यूचर इस्तेमाल करेंगे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फिर भी एक कैटेगरी बना देते हैं ताकि वाज़ेह हो जाए कि जो काम जो होने वाला है लाजिम है कि हो जाए, हमारा कोई इख्तियार ना, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उस सूरत में हम फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप कहेंगे मैं अगली ईद में 20 साल का हो जाऊंगा, तो हम कहेंगे आई विल टर्न 20 इन नेक्स्ट ईद। ओके, अगले ईद में मैं 20 साल का हो जाऊंगा, आई विल बिकम 20 ईयर्स ओल्ड, ये माना है। 20 साल का होना मतलब आई विल टर्न 20 का मतलब 20 साल का हो जाना, तो हम कहेंगे आई विल टर्न 20 इन नेक्स्ट ईद, कि अगली ईद में मैं 20 साल का हो जाऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको इख्तियार ही नहीं है, आप पैदा हो गए हैं, अब आपका 20 साल का होना लाजमी है, आप कुछ नहीं कर सकते, यू कैन नॉट चेंज। अब अल्लाह ताला वफात दे दे तो अलग बात है। इसका इस्तेमाल हम करते हैं जब हम किसी चीज के होने के बारे में सोचते हैं, चीज होगी। जैसे आप कहते हैं जैसे आप कहते हैं माई टीम विल विन द मैच, कि मेरी जो टीम है वो मैच जीतेगी, तो आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा होगा। इसका अगला इस्तेमाल है कि जब आप बात कर रहे होते हैं, मान लीजिए किसी से आप बात कर रहे थे, फिर उस वक्त आपने कोई फैसला ले लिया, आप फैसला कर रहे हैं कि आप ये काम करेंगे, तो उस वक्त भी हम इसको फ्यूचर में बनाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में। जैसे आप कहते हैं मूसलाधार बारिश हो रही है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो आप बात कर रहे थे यार बारिश हो रही, क्या किया जाए, चलो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ठीक है, तो आप बात कर रहे थे, उस वक्त आपने फैसला लिया ना जाने का, तो आप कहेंगे इट इज रेनिंग हैवली, मूसलाधार बारिश हो रही है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू द स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने फैसला लिया नहीं जाने का, नहीं करने का मुस्तकबिल में कोई काम, तो उस वक्त हम फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। आगे बात करने जा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में किन तरह के हेल्पिंग वर्ब का हम इस्तेमाल करेंगे, तो इसका हेल्पिंग वर्ब है विल या शैल, लेकिन आज के वक्त में विल ही ज्यादा इस्तेमाल है, अक्सर इस्तेमाल है, लोग भूल गए हैं शैल को। आप हमेशा कहते हैं आई विल कम सून, आई विल कम बैक, लाइक दैट, आई विल नॉट गो टू स्कूल, अभी मैंने बताया, ठीक है। तो विल का यही असल है, विल ही असल है इसका हेल्पिंग वर्ब, गर्चे पुरानी किताबों में शेल का भी इस्तेमाल है जो कि आई और वी के साथ खास है, तो हो सकता है आपको मिल जाए, तो उसका मतलब होगा गा गी गे। लेकिन अगर शेल का इस्तेमाल आई और वी के अलावा किसी और सब्जेक्ट या प्रोनाउन के साथ हो जाए या नाउन के साथ हो जाए, तो उसमें हम ताकीद का माना पैदा करेंगे, इस बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछले दुरूस में। तो उसमें हम कहेंगे जैसे कोई कहे ही शैल गो टू द मार्केट, तो इसका मतलब होगा वो जरूर बाजार जाएगा, तो उसमें ताकीद पैदा करने के लिए कुछ लोग शैल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज के ज़माने में शैल को लोग भूल गए हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले ज़माने में शैल को भूल ही जाएंगे। और इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो गोया कि अगर आप देखें तो जितने भी इंडेफिनिट आपने पढ़े हैं सब में आपने जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है, सिवाय पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव। तो हम इंडेफिनिट की अगर बात करें तो इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे इंडेफिनिट में, सिवाय पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव के, और यही एक जुमला है जिसमें हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अब हम आगे चलते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में बात कर रहे हैं। इसकी कितनी किस्में होंगी, इसकी 4 किस्में होंगी। पहला होगा अफर्मेटिव, दूसरा होगा आपका नेगेटिव, तीसरा होगा इंट्रोगेटिव, चौथा होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि क्या माने हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट अफर्मेटिव किस तरह के जुमलों को कहा जाएगा, ऐसे जुमले जिनमें नहीं और सवाल ना किया गया हो। जैसे आप कहते हैं वो लोग तुमसे मिलने कल आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई सवाल नहीं है, कोई नहीं और नफी नहीं है, तो इसको कहेंगे हम इंडेफिनिट अफर्मेटिव। तुम्हारे अब्बू अगले हफ्ते सऊदी जाएंगे, तो हम कहेंगे कि ये भी जुमला क्या होगा, ये जुमला होगा फ्यूचर इंडेफिनिट अफर्मेटिव।
ठीक है, इसमें ना तो सवाल किया गया है ना इसमें नहीं यानी नफी नहीं है। इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। और यही स्ट्रक्चर है जो आप पहले पढ़ चुके हैं, कोई नया नहीं है इसमें कुछ। मिसाल, अहमद खाना खाएगा तो आप कहेंगे अहमद विल टेक फूड। मैं आम खाऊंगा तो आप कहेंगे आई विल ईट मैंगो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्ट्रक्चर हमने बताया, सबसे पहले हम कहते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि विल है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स का हम इस्तेमाल करेंगे। चूंकि इसमें नहीं इसलिए नहीं किया, तो आप देख सकते हैं अहमद ये सब्जेक्ट है इसलिए सब्जेक्ट की जगह पे आई भी सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया कि अहमद खाना खाएगा, आप कैसे कहेंगे अहमद विल टेक फूड, आई विल ईट मैंगो, मैं आम खाऊंगा। अगर हम नेगेटिव की बात करें, फ्यूचर इंडेफिनिट नेगेटिव, तो इसका मतलब होगा वो जुमले जिनमें गा गी गे हो उसमें नहीं यानी नफी भी हो। जैसे आप कहेंगे रजिया कल क्लास नहीं आएगी या नहीं जाएगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें नहीं आ गया तो इसको हम बोलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट नेगेटिव गी की वजह से। इसी तरह से आप कहेंगे सुबहान आज खाना नहीं खाएगा, वो खा के आया, पार्टी थी आज, दावत पे गया था, तो कहेंगे सुबहान आज खाना नहीं खाएगा। तो कैसे कहेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट नेगेटिव। यहाँ पे आप देख सकते हैं नहीं आया हुआ है तो इसको बोलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट नेगेटिव। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल है, उसके बाद नॉट है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद दीगर वर्ड्स का हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप कहेंगे अहमद खाना नहीं खाएगा, वही चीज आप रिपीट करेंगे अहमद आज खाना नहीं खाएगा, तो इस चीज को आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे अहमद विल नॉट टेक फूड। मैं आम नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट टेक मैंगो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पर ऑब्जेक्ट, अहमद सब्जेक्ट बन रहा है इसलिए हमने सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल किया, हेल्पिंग वर्ब विल का इस्तेमाल किया, नॉट का इस्तेमाल किया, वर्ब का इस्तेमाल किया जो कि फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। अगर कुछ और होते तो यहाँ पर ऐड कर देते, सैटरडे संडे जो भी हो, टाइम हो, कुछ और हो, कैंटीन में, इस तरह का, तो यहाँ पर आप ऐड कर देंगे अदर वर्ड्स के हिस्से में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये है आपका नेगेटिव। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें, फ्यूचर इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव, ऐसे जुमले को कहेंगे जिनमें सवाल किया गया हो। जैसे आप कहेंगे वो घर कब जाएगा, तो यहाँ पे आप सवाल कर रहे हैं, उसमें गा गी गे आया हुआ है यानी गा आया हुआ है। इसी तरह से आप खाना कब खाओगे या कब खाएंगे, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं गे आया हुआ है जो कि फ्यूचर की पहचान में से है। और चूंकि इनमें कोई नेगेटिव नहीं है, सिर्फ सवाल है, इसलिए हम इन जुमलों को क्या कहेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव। इसका भी अपना एक स्ट्रक्चर है, जिस सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, और मैंने बताया था आपको कि जब भी कोई सवाल होगा तो उसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, इस चीज का आप ख्याल रखें। उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका स्ट्रक्चर है, किसका, फ्यूचर इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव का। अगर हम मिसाल देखें तो हम कहेंगे अहमद खाना कब खाएगा, बोलो उससे पूछो खा ले, क्यों नहीं खा रहा, कब खाएगा वो, तो आप कहेंगे व्हेन विल अहमद टेक फूड। तुम किताब कब पढ़ोगे, पढ़ लो यार, कब पढ़ोगे, जल्दी पढ़ो, तैयारी कर लो, किताब कब पढ़ोगे, इम्तिहान है कल। तो आप कहेंगे व्हेन विल यू रीड द बुक, कि किताब कब पढ़ोगे। तो इन जुमलों में आप देख सकते हैं कि ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और जो हमने आपको स्ट्रक्चर बताया, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने वही फार्मूला अप्लाई किया इसमें। सब क्वेश्चन वर्ड को क्वेश्चन वर्ड की जगह पे हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और मैं एक ही मिसाल इसलिए पकड़ रहा हूं ताकि आपके लिए आसानी, जब बार बार अगर हम चेंज कर देंगे तो आपको दिक्कत होगी। आप यहाँ पर हजारों जुमले बना सकते हैं, तुम किताब कब पढ़ोगे, वो किताब कब पढ़ेगी, तुम सब किताब कब पढ़ोगे, तुम सब कहाँ बैठोगे, इस तरह के जुमले आप बना सकते हैं। और यही पैटर्न होगा, यही स्ट्रक्चर होगा, तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। आगे की अगर हम बात करें तो हमारा अगला हिस्सा है फ्यूचर इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव।
नेगेटिव, तो इससे मुराद वो जुमले हैं जिनमें गा, गी, गे आया हो, उसमें सवाल भी किया गया हो और उसमें नहीं यानी नफी भी पाए। जैसे आप कहेंगे वो घर क्यों नहीं जाएगा, आप कहेंगे आप खाना क्यों नहीं खाओगे या क्यों नहीं खाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गा, गी, गे आया हुआ है, नहीं भी है, सवाल भी किया गया है। तो इन तरह के जुमलों को हम क्या कहेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहेंगे। इसका अपना एक स्ट्रक्चर है और हमें स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि विल है उसको कहेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यही स्ट्रक्चर आप हर जगह फॉलो करेंगे, किसमें, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। इसकी अगर हम मिसालें देखें तो इसकी मिसाल होगी, अहमद दूध क्यों नहीं पिएगा, बीमार है क्या, मतलब मैंने उसके लिए खरीद के लाया हूँ इतनी मेहनत से, वो क्यों नहीं पिएगा। उससे पूछो तो आप कहेंगे वाई विल अहमद नॉट ड्रिंक द मिल्क। आप कहेंगे तुम सबक क्यों नहीं पढ़ोगे, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं पढ़ोगे, नहीं पढ़ के आए हो क्या, जैसे मैं आपसे कहूँ क्यों नहीं पढ़ोगे, पढ़ो। तो आप कहेंगे वाई विल यू नॉट रीड द लेसन, तो आप कहेंगे तुम सबक क्यों नहीं पढ़ोगे। तो यहाँ पर वही स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड को क्वेश्चन वर्ड की जगह पे लिखा आपने, हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब की जगह पे लिखा, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लिखा, नॉट को नॉट की जगह पे लिखा, वर्ब को वर्ब की जगह पे लिखा और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखा। और यही जुमला अगर लफ्ज़ क्या से शुरू हो जाए, क्या अहमद दूध नहीं पिएगा, क्या तुम सबक नहीं पढ़ोगे, तो हमारा ये जुमला स्टार्ट होगा विल से, विल अहमद नॉट ड्रिंक मिल्क, विल यू नॉट रीड द लेसन। तो यहाँ पर आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। तो ये था आज का हमारा सबक। आज के सबक में हमने क्या पढ़ा, आज के सबक में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा जो कि बहुत ही अहम चैप्टर है। फ्यूचर इंडेफिनिट किसे कहते हैं, मैंने बताया फ्यूचर इंडेफिनिट उन जुमलों को कहते हैं जिनमें गा आ जाए या गी आ जाए या गे आ जाए, तो उनको हम बोलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। जैसे आप कहेंगे मैं कल घर जाऊंगा, क्या तुम मेरे साथ जामिया चलोगे, आयशा आज क्लास नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गा, गी, गे आया हुआ है, तो इस तरह के जुमलों को हम बोलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल हम करते हैं ऐसे जुमलों में जो कि होने वाला है मुस्तकबिल में और हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। इस तरह से जो हम सोच रहे होते हैं और वो काम फ्यूचर में होने वाला होगा, उसको भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट के ही इस्तेमाल से बनाएंगे। ऐसा काम जो हम बात करते वक्त फैसला कर लेते हैं करने के लिए, उसको भी हम इसके ज़रिए बनाएंगे। तो इन्हीं तीन तरह के सियाक में, कॉन्टेक्स्ट में हम फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट की अपनी 4 किस्में हैं जिसको आपने पढ़ा, और इसका हेल्पिंग वर्ब विल या शैल है और इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और मैंने बताया था आजकल विल ही ज़्यादा आम है, तो इसलिए आप विल ही इस्तेमाल करें, शैल को आप भूल जाएं और इसमें आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट की अपनी किस्में हैं, पहला है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और ये जो किस्में हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से हैं या मानी के हिसाब से हैं। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स का हम इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इसके नेगेटिव की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि विल है, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स का हम इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि विल है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद दीगर वर्ड्स अगर पाए गए तो हम उनको इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि विल है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद दीगर वर्ड्स अगर पाए गए। तो यही कुल मिलाकर के 4 इंस्ट्रक्शन हमेशा आप यही सुनेंगे। कोई बात नहीं, सुने इंशाल्लाह पुख्ता हो जाएगा, आप प्रैक्टिस करते रहें इसकी। तो ये था आज का हमारा सबक और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। अब हम सवालात और जवाबात का सिलसिला शुरू करते हैं। ओके गाइस, अब हम अपने दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ही अहम चैप्टर है और वो हमारा चैप्टर क्या है, एक्सरसाइज के बारे में। हम इस हिस्से में एक्सरसाइज करते हैं और सबसे पहले हम अल्फाज मानी को रटते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बगैर हम ना कोई जुबान बोल सकते हैं, ना समझ सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है ये चीज़, आप लोग इसको सही से याद करें और उसमें ज़रूरी चीज़ है सही तलफ़ुज़ का होना। तो आज हम आपको बताएंगे डिफेक्ट्स के बारे में, कुछ अयूब जो कि नकाइस आप कह सकते हैं, कुछ खराबियां होती लोगों के अंदर, उनको आज हम पढ़ेंगे सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, सही तलफ़ुज़ के साथ। तो इसमें सबसे पहला है arrogant।
अरोगेंट, सबसे पहला क्या है? अरोगेंट का मतलब मुतकब्बिर, घमंडी। बैड हैबिट, बुरी आदत। उसके बाद है बॉल्ड, गंजा। हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे? बेल्ड पढ़ेंगे या बाल्ड पढ़ेंगे? दोनों में से कोई भी नहीं। बोल्ड, ओ की आवाज आ रही भाई। बोल्ड, गंजा। उसके बाद है ब्लाइंड, अंधा। उसके बाद है कवर्ड, बुजदिल। आप इसको कोवार्ड नहीं पढ़ेंगे या कोवर्ड नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कवर्ड, 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 बुजदिल। उसके बाद है क्रिपल, नॉट क्राइपल। क्या ये? क्रिपल, लंगड़ा। क्रॉस-आइड, भेगा। उसके बाद है क्रूइल, क्रूइल, जालिम। इसको पढ़ते क्रूएल, क्रूएल, थोड़ा सा ई की आवाज आएगी। उसके बाद इसको आप पढ़ेंगे डीफ, लेकिन ये डीफ नहीं बल्कि क्या है? डेफ, डेफ, नॉट डीफ। अगर आपको याद हो तो आप भी डीफ ही पढ़ रहे होंगे, मुझे पता है, लेकिन ये क्या है? डेफ है, डेफ, डेफ। बहरा। उसके बाद है डिसऑनेस्ट, बेईमान। डिसऑनेस्ट का मतलब बेईमान। आगे चलते हैं, कुछ और लेते हैं, इतने में काफी नहीं होगा मेरे दोस्तों, इसलिए हम आगे चलते हैं और मजीद अल्फाजो मानी लेते हैं। और इसमें है डिसअबीडियंट, डिसअबीडियंट नाफरमान। दल, सुस्त। डम्ब, गूंगा। उसके बाद ड्वार्फ, ये क्या है? ड्वार्फ, वार्फ नहीं, वॉर्फ, ड्वार्फ, बौना। फेथलेस, बेवफा। फूलिश, ये क्या है? फूलिश। अब इसको फुलिश नहीं पढ़ेंगे, फूलिश थोड़ा सा आप खींचेंगे। बेवकूफ, हेटफुल, नफरत अंगेज। हंचबैक्ड, कुबड़ा। आइडल, बेकार। लेम, लंगड़ा। लेजी, सुस्त। तो ये हमारे अल्फाजो मानी है किससे? ये ताल्लुक रखते हैं अयूब से, नकाइब से, खराबियों से। अब हम आगे चलते हैं और अल्फाजो मानी लेते हैं अफ़ाल से मुतालिक, और ये अफ़ाल इनमें ईडी बढ़ा करके इनकी शक्लों को आप चेंज करेंगे। पहला वर्ड है एडजस्ट। हम लोग पढ़ते हैं एडजस्ट, एडजस्ट करो ना यार, जबकि यहाँ पर डी साइलेंट है मेरे भाई और दोस्त और बहनों। ये क्या होगा? एडजस्ट, एडजस्ट, एडजस्टेड, एडजस्टेड, मुरत्तब करना या एडजस्ट करना। ओके, तो आर्ट से आप इसको क्या पढ़ेंगे? डी साइलेंट, एडजस्ट। डी बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, एडजस्ट नहीं पढ़ेंगे, एडजस्ट, एडजस्टेड, एडजस्टेड, मुरत्तब करना या एडजस्ट करना। एडमायर, एडमायर्ड, एडमायर्ड, सराहना। सराहना का मतलब होता है कोई अच्छा काम करे तो उसको मतलब तारीफ करना उसकी, हाँ यार किया उसने। एडमिट, एडमिटेड, एडमिटेड, एतराफ करना। अडॉप्ट, अडॉप्टेड, अडॉप्टेड, गोद लेना। गोद लेने का मतलब होता है अपना लेना, या किसी को, किसी बेटे का, यानी आपका बेटा नहीं है, गोद लेना होता है ना, बेटे को गोद लेना, वो मुराद है ये। एडवांस, 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 तरक्की करना। एडवाइज, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, मशवरा देना। अफेक्ट, अफेक्टेड, अफेक्टेड, असर डालना। अफोर्ड, अफोर्डेड, अफोर्डेड, बर्दाश्त करना। एग्री, एग्रीड, एग्रीड, राजी होना। एम, एम्ड, एम्ड, कस्द करना। तो ये हमारे अफ़आल हैं जो कि बहुत ही अहम हैं, इन सब की आपको ज़रूरत पड़ेगी रीडिंग में, स्पीकिंग में भी। आगे चलते हैं और डेली यूज सेंटेंसेस को लेते हैं। और सबसे पहला जुमला है मुझसे दूर रहो, तो हम कहेंगे गेट अवे फ्रॉम मी। हम कहेंगे गुस्सा होने से काम नहीं चलेगा, तो हम कहेंगे गेटिंग एंग्री वॉन्ट वर्क। गेटिंग एंग्री नॉट वर्क, ये विल नॉट वर्क है, विल नॉट, इसको शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट वर्क, तो कहेंगे गेटिंग एंग्री वॉन्ट वर्क। अगला जुमला है निकलो यहां से, गेट लॉस्ट। मेरे ऊपर से हाथ हटाओ, मेरे ऊपर से हाथ हटाओ, कहेंगे गेट ऑफ मी। अगला जुमला है अपने बराबर वालों को इज्जत दो, तो हम कहेंगे गिव ड्यू रिगार्ड्स टू योर इक्वल्स। हम लोग इसको पढ़ते हैं ड्यू, बट ये ड्यू है, ड्यू। ओके, तो हम कहेंगे गिव ड्यू, और अमेरिकन इसको डू पढ़ते हैं, गिव डू रिगार्ड्स। डू रिगार्ड्स
नहीं पढ़ेंगे आप, ड्यू खींच के, ड्यू रिगार्ड्स, गिव ड्यू रिगार्ड्स टू योर इक्वल्स। आगे चलते हैं, अगले जुमले हमारे जाओ और मजे करो, तो कहेंगे गो एंड एंजॉय योरसेल्फ। तो ये देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस है, गो जाओ एंड एंजॉय योरसेल्फ, मजे करो, भाड़ में जाओ, गो टू हेल। खुदा न खास्ता, गॉड फॉरबिड, इसकी भी जरूरत पड़ती है, खुदा न खास्ता ऐसा, गॉड फॉरबिड दिस हैपन। अकेले दुबले का अल्लाह बेली, यानी गॉड प्रोटेक्ट्स द फ्रेंडलेस, ये एक मुहावरा है, यानी जब किसी का कोई नहीं होता, यानी जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है, ये हो मतलब होता है, जिसका कोई नहीं उसका अल्लाह, ये मतलब है अकेले दुबले का अल्लाह बेली। उसके बाद है जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, तो हम कहेंगे गुड मेटीरियल्स गुड वर्क्स, गुड मेटीरियल्स गुड वर्क्स, लोग उसको मटेरियल पढ़ते हैं, हम लोग क्या पढ़ते हैं, मटेरियल, बट ये मटेरियल नहीं बल्कि मेटीरियल, मेटीरियल्स, ओके, नॉट मटेरियल्स, में ओके, मेटीरियल्स। तो कहेंगे जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, कैसे कहेंगे आप, गुड मेटीरियल्स गुड वर्क्स। तो आपको इनका तलफ़ुज़ सही करना होगा ताकि जब आप बोलें तो सामने वाला समझ सके। और एक बात मैं बता दूं कि चूंकि मैंने ट्रेनिंग ली है इंटरप्रिटेशन की, तो मुझे अंदाज़ा है कि जो मुझे ट्रेन कर रहा था वो खुद कह रहा था कि जो इंडियन इंग्लिश है ना ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, जिस तरह से सूडान की अरबी होती है ना, सूडान की अरबी बहुत टफ होती है, उसी तरह से बोल रहा था कि जिस तरह से इंडियन वाले बात करते हैं ना ये बहुत ही टफ होती है, वो क्या कह रहा है समझ में नहीं आ रहा है। अब ये क्या है, ये मेटीरियल्स, अब इसको आप मटेरियल पढ़ेंगे तो क्या समझेगा, गुड मटेरियल गुड वर्क, क्या समझेगा वो, जाहिर सी बात है टफ ही लगेगा उसे। तो आप सही तलफ़ुज़ अदा करें ताकि सामने वाला समझ जाए। हाँ ये अलग बात है कि कॉन्टेक्स्ट से, सियाक से समझ जाएगा, लेकिन बहुत दिक्कत होती, वो कहता था। तो हम क्या पढ़ेंगे, गुड मटेरियल्स गुड वर्क्स, तो इसलिए आप तलफ़ुज़ पे भी ध्यान दें। अब हम रीडिंग प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं और आपके लिए कहानी है, जो कि पहला पेज ये है इसका और दूसरा पेज ये है। और हम आपको जो रीडिंग प्रैक्टिस के लिए जो देते हैं आप इनको पढ़ कर आए, और साथ में अगर आपको वक्त मिले तो आप इसके अल्फाज और मानी भी लिख लिया करें। इसकी वजह यह है कि जब हमारा पैसिव वॉइस खत्म हो जाएगा, एक्टिव वॉइस तो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और जब हमारा पैसिव वॉइस खत्म हो जाएगा तो हम डायरेक्टली सिर्फ ट्रांसलेशन करेंगे और ट्रांसलेशन में इन्हीं को पढ़ेंगे, ताकि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत ना लगे कि एक बार पढ़ो फिर अल्फाज मानी देखो फिर तर्जुमा करो, तो आपके लिए बहुत भारी हो जाएगा ये काम। तो इसलिए हमने ये आइडिया निकाला है कि हम आपको सिर्फ इन्हीं का तर्जुमा कराएंगे, जो जितने भी सबक हो जाएंगे उनका हम इंशाल्लाह तर्जुमा करेंगे डे बाय डे, ठीक है। तो इसीलिए आप इनको सही से पढ़ें और अल्फाज मानी लिखते रहें। इसीलिए मैंने कहा था आपसे शुरू में कि आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए और जिसमें सारी चीज़ें आप लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा ना हो कि आज इस सफ़े पे लिखा कल उस सफ़े पे, नहीं, आप जो कुछ लिखें एक ही कॉपी आपकी होनी चाहिए और इंशाल्लाह ये ज़िंदगी भर कॉपी आपके काम आएगी, ये बात याद रखें, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ग्रामर एक्सरसाइज करते हैं। चूंकि हमने फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा है तो हमारे लिए ज़रूरी कि हम इसकी प्रैक्टिस करें, इसको अमली तदबीक दें। तो हम आपके लिए इंग्लिश के जुमले लेकर आए, जिसमें पहला है ही विल नॉट अटेंड दिस प्रोग्राम, शाकिर विल नॉट डिलीवर द स्पीच टुडे। डिलीवर स्पीच का मतलब तकरीर करना, खुतबा देना के माने में है। विल पीएम विजिट दिस सिटी दिस मंथ, व्हाई द सीएम विल नॉट कम टू आवर विलेज, प्रोफेसर विल गो टू सऊदी अरबिया दिस वीक, it is raining so the math teacher will not come, Asma will not go to the library because she is ill। यहाँ पर हम लोग लाइब्रेरी पढ़ते हैं, लाइब्रेरी, बट लाइब्रेरी वहाँ वाले लोग आर को गायब भी कर देते हैं, लाइब्रेरी कह देते हैं डायरेक्ट, बट आप लाइब्रेरी पढ़ें आप लोग, ओके, लाइब्रेरी। सर आई विल बी पंक्चुअल इन क्लास, आई प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब वादा करना, बी पंक्चुअल का मतलब पाबंदी करना, पाबंद होना। Golden English grammar will be very useful for you. Why? Buy this book. Very useful book. Okay, Golden English grammar will be very useful for you. अगला जुमला है be useful, फायदेमंद होना। Give me my mobile, otherwise I will beat you. Otherwise वरना, नहीं तो भी आप कह सकते हैं। तो ये आपके 10 जुमले, इनको आपको तर्जुमा करके आना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके।
अगले जुमले हैं उर्दू में, इनको आपको अंग्रेजी में करना होगा। मेरी तबीयत खराब है इसलिए आज मैं क्लास नहीं जाऊंगा। तो ये मेरी तबीयत खराब है, ये आप पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर, इसलिए बिकॉज। सो यहाँ पे आएगा, लेकिन बिकॉज नहीं आएगा, सो आएगा। आज मैं क्लास नहीं जाऊंगा। गो टू क्लास का मतलब क्लास जाना। क्या आज तुम्हारे अब्बू ऑफिस जाएंगे? वो लोग मैच खेलने क्यों नहीं आएंगे? आयशा कल से कॉलेज नहीं जाएगी, पाबंदी है उस पर। जियाद तुम मुंबई कब जाओगे? वो लोग अब तुमसे बात नहीं करेंगे। क्या हमारी टीम ये मैच जीतेगी? आपको लगता है जीत जाएगी? जैनब अपने अब्बू से मिलनी दिल्ली जाएगी। वो अगले साल अपनी गाड़ी बेच देगा। क्या तुम उसकी साइकिल खरीदोगे? वो नई नहीं है। नई का मतलब इट्स न्यू, न्यू नई नई, ये उर्दू की ताबीर है, आप सिर्फ नई कर देंगे, ये न्यू एक ही बार लाएंगे। क्या तुम उसकी साइकिल खरीदोगे? तो यहाँ पर साइकिल का मतलब बाइसिकल और खरीदने का मतलब बाई। तो सारे अल्फाज आवाजें कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आप इंशाल्लाह इनको कर कर लाएंगे। तो इसी के साथ आज का भी हमारा सबक खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।